जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट और उसमें भी केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है मिश्रण को अलग करने की विधि। तो इसमें सबसे पहले जानना होगा मिश्रण के बारे में। तो जब 3-4 वैरायटी को एक में मिला देते हैं और मिलना के बाद में वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ये तो जानता होगा। और इस विधि में सबसे पहला विधि का नाम है रावाकरण। तो याद रखना, रावाकरण विधि में किसको अलग करेंगे? तो अकार्बनिक पदार्थ को, अकार्बनिक ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? अलग करते हैं। अब जरा समझेगा, अकार्बनिक किसको कहते हैं? तो जिसमें कार्बन ना होगा, मतलब जिसमें कार्बन ना होगा उसको कहेंगे अकार्बनिक, और जेकरा में कार्बन होगा उसको कार्बनिक कहेंगे। बताओ, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और एक द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। तो बताओ, रावाकरण के द्वारा किसको अलग करते हैं? तो अकार्बनिक ठोस पदार्थ को अलग करते हैं। उसके बाद अकार्बनिक किसको कहते हैं? तो जिसमें कार्बन नहीं होगा। कार्बन के परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12। अब जरा ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा एक बात बताते हैं। इसको जानने के पहले थोड़ा सा विलयन की जानकारी होना चाहिए कि विलयन किसको कहते हैं। तो जब दो पदार्थ को मिला देंगे लेकिन एगो द्रव होगा तो उसको क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे पानी और चीनी। अब पानी और चीनी मिलेगा तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो बताओ, ये दो पदार्थ मिला था, का बना? शरबत। लेकिन एगो है का? पानी तो द्रव अवस्था में है और चीनिया पहले कैसन होता है? ठोस अवस्था में। तो बताओ, एगो द्रव अवस्था में है ना, तो बताओ यही शरबतवा का कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। कौन दिक्कत? यहां से दो बात और याद रखना है। जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा उसको कहेंगे विलायक। जो सबसे ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? तिरिया के ऊपर साइन दे दिए, मतलब ये ज्यादा है। और जो सबसे कम होगा उसको कहेंगे विलेय। जो सबसे कम होगा उसको क्या कहेंगे? अच्छा बताओ, सरवातवा में सबसे ज्यादा कौन है? पानी। तो ये पानिया का कहलाएगा? विलायक। बताओ, सर्वात्मा में सबसे कम का है? चीनी। तो ई का कहलाएगा? विलेय। बातें समझ में आया? बताओ, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगा उसको क्या कहेंगे? विलेय। बातें यहाँ तक तो आप समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये जो अकार्बनिक ठोस पदार्थ है ना, अकार्बनिक ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? विलायक के साथ मिला देते हैं। विलायक के साथ क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये अकार्बनिक ठोस पदार्थ को केकरा साथ मिला देते हैं? विलायक के साथ। मिलाने के बाद इसको गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तब पूरी तरह से मिल जाता है। और मिलने के बाद इसको एकदम धीरे धीरे, एकदम मस्ती से धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। और जैसे जैसे ठंडा होगा, एकरा में जो शुद्ध पदार्थ होगा धीरे धीरे ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है? अलग। अब समझना, क्रिस्टल किसको कहते हैं? तब ठोस का एक छोटा सा टुकड़ा को क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। ठोस पदार्थ के, किसका? तो ठोस पदार्थ के जो छोटा टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा, यही छोटा टुकड़ा को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। अब जरा इसको हम एग्जांपल से समझा देते हैं कि क्रिस्टल किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, चीनी देखा है? तो चीनी सब ठोस में होता है, लेकिन एगो छोटका टुकड़ा को क्या कह देंगे? क्रिस्टल कह देंगे। तब कोई भी ठोस पदार्थ है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा को क्या कह देंगे? क्या कहेंगे? क्रिस्टल। जैसे ये तो ठोस है, तो इसको तोड़ के अलग कर देंगे तो टूटा हुआ हिस्सा को क्या कह देंगे?
क्रिस्टल कह देंगे। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। रावाकरण के द्वारा, रावाकरण विधि के द्वारा किसको अलग करते हैं? तो अकार्बनिक पदार्थ को अलग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ को केकरा में मिला देंगे? विलायक में। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? गरम। और गरम करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो जो शुद्ध क्रिस्टल होगा ना, वो जो शुद्ध पदार्थ होगा वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ से सवाल पूछेगा कि शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, शर्करा और चीनी के मिश्रण को कौन विधि से अलग करते हैं? तो आंसर क्या होगा? रावाकरण। शर्करा और चीनी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इस मिश्रण को रावाकरण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आया। लेकिन ये दोनों जब मिलल होता है तो जरा ध्यान से समझेगा, ये दोनों को मिश्रण को अलग करने के लिए इन दोनों को किस में मिला देते हैं? तो इथाइल एल्कोहल। किस में मिला देते हैं? इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल को ही क्या कहते हैं? दारू कहते हैं। शर्करा चीनी के मिश्रण को केकरा में मिला देते हैं? इथाइल एल्कोहल में। और इथाइल एल्कोहल किसका काम करता है? तो विलायक का काम करता है। और इसको गर्म करते हैं और लगभग 348 केल्विन तक गर्म करते हैं, और गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं। तब शर्करा और चीनी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। रावाकरण समझ में आया? बताओ, अकार्बनिक पदार्थ को केकरा से अलग करेंगे? तो रावाकरण विधि से। शर्करा और चीनी के मिश्रण को केकरा से अलग करेंगे? तो रावाकरण विधि से अलग करेंगे। अब दूसरा विधि का नाम है आसवन विधि। दूसरा विधि का नाम क्या है? आसवन विधि। आसवन विधि। आसवन विधि। अब इस विधि को जानने के पहले पहले ये जान लो कि आसवन विधि के द्वारा किसको अलग करते हैं? तो याद रखना, अशुद्ध द्रव को। आसवन विधि द्वारा किसको अलग करते हैं? तो अशुद्ध द्रव के मिश्रण को अलग करते हैं। यानी छोटा सा बात याद रखना कि द्रव पदार्थ को केकरा से अलग करते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। अच्छा, ये सब जानता होगा, ई हो गया पानी। अब पानी बर्फ में कब बन जाता है? 0 डिग्री पर। यही पानी खौलता है कितना पर? 100 डिग्री पर खौला। और ये खौलता है 100 डिग्री पर, यानी 100 निश्चित है कि अनिश्चित है? एकदम फिक्स है, निश्चित है। निश्चित यानी इसका ताप का है, निश्चित है। और यही निश्चित ताप को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो एक छोटा सा बात याद रखना कि जिस ताप पर कोई खौलेगा, जिस ताप पर कोई खौलेगा उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। जिस ताप पर कोई खौलेगा उसको क्या कहेंगे? खौलेगा या उबलेगा उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अच्छा, ये बताओ, अशुद्ध द्रव को किस विधि से अलग करते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा। और आसवन विधि के द्वारा जब अलग करते हैं ना, तब दोनों द्रव के बीच क्वथनांक का अंतर अधिक होना चाहिए। क्वथनांक का अंतर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। दो गो द्रव है और दोनों मिलल है, दोनों को अलग करना चाहते हैं, तो दोनों के क्वथनांक में अंतर का होना चाहिए? अधिक। जैसे एग्जांपल से बताते हैं, जैसे एगो है क्या? पानी, और एक है दारू, और दोनों एक का क्वथनांक है 100 डिग्री। एग्जांपल से बता रहे हैं, एक का क्वथनांक है 200 डिग्री। अब बताओ, एक ही दोनों के टेम्परेचर में अंतर कितना है? 100 डिग्री का। मतलब क्वथनांक में कितना का अंतर? 100 डिग्री का। एक एग्जांपल आप बता देते हैं, ई हो गया दारू और ई हो गया पेट्रोल। अब दारू के क्वथनांक है 200 डिग्री और पेट्रोलवा के है 75 डिग्री। अब बताओ, एकरा में अंतर कितना के हो गया? 125 डिग्री के। तब बताओ,
आसवन विधि से ई वाला मिश्रण को अलग करेंगे कि ई वाला को? तो अभी तुरंत बताएं कि क्वथनांक में अंतर का होना चाहिए, ज्यादा। तो बताओ ज्यादा अंतर यही ना है, तो दारू और पेट्रोल के मिश्रण को अलग करेंगे केकरा से? तो आसवन विधि से। समझ में आया? आया या नहीं? इसमें अशुद्ध पदार्थ को जब अलग करते हैं ना, तो कितना चरण से होकर गुजरता है? 2 चरण से। मतलब इसमें अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध करते हैं, तो ये शुद्ध पदार्थ को बनने में के चरण से गुजरना होता है? 2। पहला भाग वाष्पीकरण कहलाता है। जो पहला भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण। और जो दूसरा भाग होता है, ये दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ये दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन। अब समझाते हैं संघनन किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, पानिया के गर्म करते हैं, जितना गर्म करेंगे तो धुआं के जैसा पानिया में से निकलता है ना, तो ओकरे क्या कहते हैं? वो वाष्पन कहते हैं। अब संघनन किसको कहते हैं, इसको समझेगा। अब बताओ, पानिया खूब खौल रहा है, उसको ऊपरे से झाग देंगे ढक्कन से, तो वो जो वाष्पन होगा, जो भाप होगा, जाके टकरा जाएगा ढक्कनवा में, और टकराएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, वही वाष्प धीरे धीरे ठंडा होकर फिर से पानी में बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? संघनन। मतलब संघनन गैस से। अब बताओ, वाष्प जो होता है वो गैसे में ना होता है, कि गैस से किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो जो गैस से द्रव में बदल गया वो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। समझ में आया? अब तीसरा विधि का नाम है उदरपातन। तीसरा विधि का नाम क्या है? उदरपातन। ध्यान से समझना, उदरपातन किसको कहते हैं। तीसरा विधि का नाम क्या है? उदरपातन। तो इसमें छोटा सा लाइन याद रखना कि जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, जो ठोस से सीधे कहां बदल जाएगा? गैस में। ठोस से जो सीधे गैस में बदल जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को उदरपातन कहते हैं। जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा उसको क्या कहते हैं? उदरपातन। यहां से सवाल पूछ देगा कि कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं? तो उदरपातन के द्वारा। उसके बाद अगला एक एग्जांपल याद रखना, नेफ्थलीन। याद हुआ दोनों? एक हो गया कपूर, दूसरा क्या हो गया? नेफ्थलीन। तीसरा याद रखना अमोनिया क्लोराइड। तीसरा क्या? अमोनिया क्लोराइड। याद हुआ? पहला कपूर, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा अमोनियम क्लोराइड। और उसके बाद एक लास्ट याद रखना एंथ्रासीन। एक याद रखना क्या? एंथ्रासीन। ये कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये सब को शुद्ध किया जाता है केकरा से? तो उदरपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताओ, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा उसको क्या कह देंगे? उदरपातन कहेंगे। उसके बाद चौथा विधि है, चौथा विधि का नाम है आंशिक आसवन। चौथा विधि का नाम क्या है? आंशिक आसवन। और जरा कंफ्यूज में नहीं रहेगा, एक बताएं आसवन और एक बता रहे हैं आंशिक आसवन। तो आंशिक आसवन में किसको शुद्ध करेंगे? तो आंसर आएगा किसको? तो द्रव पदार्थ को। लेकिन 2 द्रव, कितना द्रव? 2 द्रव का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक अभी हम समझाएं कि कोई पदार्थ खौलेगा और जिस टेम्परेचर पर वो खौलेगा उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर वो खौलेगा उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्वथनांक। लेकिन क्वथनांक में अंतर का होना चाहिए? कम होना चाहिए। 2 द्रव के क्वथनांक में अंतर कम होगा तो उस प्रकार के अशुद्ध को केकरा से शुद्ध करेंगे? आंशिक आसवन से।
एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जमीन के अंदर से तेल निकालते हैं ना, उसको कहते हैं कच्चा तेल। उसको क्या कहते हैं? कच्चा तेल। और इसी को कहते हैं कौन तेल? खनिज तेल। और किस नाम से जानते हैं? खनिज तेल। तो बताओ, कच्चा तेल या खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है कौन विधि से? तो आंशिक आसवन विधि से। दोबारा ऑप्शन में दोनों रहेगा, आसवन भी रहेगा, आंशिक आसवन भी रहेगा। तो याद रखो, खनिज तेल या कच्चा तेल को शुद्ध किया जाता है केकरा से? तो आंशिक आसवन से क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और जब ये कच्चा तेल को शुद्ध करते हैं ना, तो शुद्ध करला के बाद विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनता है। जैसे डीजल तेल बना। कौन तेल? डीजल तेल बना। उसके बाद क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा। कच्चा तेल को जब शुद्ध करते हैं तो क्या क्या बनता है? तो याद रखना, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद मिट्टी के तेल, और उसके बाद कोल तार। उसके बाद क्या बनता है? कोल तार। सबका इस्तेमाल किया होगा। ये डीजल तेल जकरा से ट्रक चलता है, 4 व्हीलर चलता है, पेट्रोल भी। और मिट्टी के तेल का इस्तेमाल हम लोग करते थे कौची में? ढिबरी जलाने में। तो कच्चा तेल या खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है कौन विधि से? तो याद रखना, आंशिक आसवन विधि से। अगला विधि का नाम है वर्ण लेखन विधि। अगला विधि चौथा का नाम का है, चौथा नहीं, पांचवा विधि का नाम है वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि। यहां से ये बात याद रखना कि ये वर्ण लेखन विधि है ना, इसी को कहते हैं क्रोमैटिन। वर्ण लेखन विधि को और किस नाम से जानते हैं? तो क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। वर्ण लेखन विधि को किस नाम से जानते हैं? क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। एक में बस छोटा सा बात याद रखना, जो रंगीन रसायन होता है उस सब को कौन विधि से अलग करते हैं? तो क्रोमैटिन के द्वारा। रंगीन समझता है? रंगीन मतलब रंग बिरंगा, जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया। मतलब जो भी रसायन ओकरा में रंग मिलल होगा, विभिन्न प्रकार के कलर होगा, तो उस रसायन को केकरा से अलग करेंगे? तो उस रसायन को वर्ण लेखन विधि से अलग करेंगे या क्रोमैटिन के द्वारा अलग करेंगे। बातें याद हुआ? अब अगला विधि का नाम है, ध्यान से समझेगा, छठा विधि लास्ट है। इस छठा विधि का नाम है भाप आसवन। छठा विधि का नाम क्या है? भाप आसवन। अब इस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाप आसवन, एक बताएं आसवन। तो आसवन में द्रव पदार्थ को अलग करते हैं, लेकिन दोनों द्रव के बीच क्वथनांक में अंतर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा आंशिक आसवन, दोनों द्रव के बीच क्वथनांक में अंतर कम होना चाहिए। और एक बता रहे हैं क्या? भाप आसवन। तभी बता जेकरा में कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। जिसमें कार्बन होगा उसको कौन पदार्थ कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ को अलग किया जाता है कौन विधि से? तो भाप आसवन विधि से। कार्बनिक पदार्थ को कौन विधि से अलग करते हैं? तो भाप आसवन विधि से। लेकिन हाँ, ई कार्बनिक पदार्थ जाल में घुलता है? जाल में नहीं घुलता है। जल में घुलता है नहीं। तो क्या किया जाता है? कार्बनिक पदार्थ को पनिया में डाल दिए, तो कार्बनिक पदार्थ पनिया में मिलेगा नहीं। अब इसको धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब खूब गर्म करेंगे तो वो खौलेगा, और खौलेगा तो भाप के मदद से, भाप के साथ क्या होगा? वाष्पशील होगा। और ऊपरी ढक्कन से झाँक देंगे तो जाके वाष्प एक में टकराएगा, और टकराने के बाद
संघनन के द्वारा ये शुद्ध हो जाएगा। बातें समझ में आया? बताओ कार्बनिक पदार्थ को कौन विधि से अलग करेंगे? तो भाप आसवन विधि से। और वो कार्बनिक पदार्थ जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है। अब बताओ जब इसको गर्म करते हैं तो भाप के साथ क्या हो जाता है? वाष्पशील हो जाता है और इसके द्वारा शुद्ध पदार्थ अलग हो जाता है। अब भाप आसवन से किसको अलग करते हैं? तो याद रखना एसीटोन को। किसको? तो एसीटोन को। इस विधि के द्वारा किसको अलग करते हैं? एसीटोन को अलग करते हैं। उसके बाद याद रखना मिथाइल एल्कोहल। किसको? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को एल्कोहल एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, ये सब को केकरा से शुद्ध करते हैं? तो भाप आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कुछ सवाल पूछे, बता जिसमें कार्बन की मात्रा होगा उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। जिसमें कार्बन की मात्रा ना होगा उसको क्या कहेंगे? अकार्बनिक पदार्थ। कच्चा तेल को कौन विधि से शुद्ध किया जाता है? आंशिक आसवन विधि के द्वारा। और रंगीन पदार्थ को रंगीन रसायन को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? बताओ। तो याद रखना वर्ण लेखन विधि के द्वारा या क्रोमैटिन के द्वारा। यहाँ से कुछ 2-3 पॉइंट है वो बताते हैं, तो याद रखना सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है यही कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन तत्व है? उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि हम लोग के शरीर में, मतलब मानव शरीर में कौन तत्व सबसे ज्यादा है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा का है? ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग के शरीर में भी सबसे ज्यादा का है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ से परसेंट भी याद रखना, पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन याद रखना कितना? तो 46.6%। 46.6%। उसके बाद ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम है सिलिकॉन। ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम कौन है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन से थोड़ा सा कम है कौन? एल्युमिनियम। अब हम लोग की एग्जाम में सवाल पूछेगा इस तरह से कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है? कौन सा तत्व है? हम ये सब पहल का याद करते हैं, लेकिन ऑप्शन में पहल को ना देगा, दूसरा को ना देगा, लेकिन एल्युमिनियम रहेगा तो आंसर वही होगा। अब सुनेगा सिलिकॉन पृथ्वी में है कितना? तो याद रखना 27.7%, ऑक्सीजन 46.6% और सिलिकॉन 27.7%। उसके बाद एल्युमिनियम है 8.13%। याद हुआ तीनों? पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। उसके बाद हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, लेकिन बताओ जो एकदम बहुत रहता है, जरा जल्दी कुछ समझे में नहीं आता है, तो ओकरा हमने क्या कहते हैं? 65 कहते हैं। तो याद रखना हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन के परसेंट 65%। कितना परसेंट? उसके बाद हम लोग के शरीर में होता है कार्बन की मात्रा। और याद रखना कार्बन कितना परसेंट होता है? तो 18%। कितना परसेंट? तो बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा था? तो ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 65%। उसके बाद कार्बन कितना परसेंट? 18%। बस रहने दिया जाए, और बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्लास में समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना।